बजे नमाज का टाइम होता है और तभी तो मैं बच्चों को पढ़ा के फ्री होती हूँ। अब मुझे उस दिन कुछ होमवर्क देना था आप लोगों को, पर आप लोग आए ही नहीं, तो फिर मज़े करो। उस दिन ये चैप्टर भी रह गया बाकी। इन लोगों को तो आना चाहिए था। मेरी तो सिर्फ प्रॉब्लम थी, मैं 6 बजे तो रोजाना फ्री होती हूँ बच्चों को पढ़ा के, फिर नमाज वमाज पढ़ते हो, थोड़ा खाना पीना करते हो, तो सही रहता चला जाता है। देखो आप अभी तक जो आपने लापरवाही की है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है अगर आप पढ़ लोगे तो। पर अगर लापरवाही अब करोगे तो ये भूल जाना फिर 2026 एग्ज़ाम, ये चीज़ याद रख लेना, क्योंकि अब नवंबर आ चुका है, तो ये चीज़ याद रख लेना। अगर आप लापरवाही करोगे तो फिर भूल जाओ, ये 2026 आपके हाथों से जा चुका है। देखो मैंने बोला था अक्टूबर तक जाके भाई सब लोग अपने टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट, पर किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया। और निखिल कहाँ गया? निखिल कितना हिंदी लिटरेचर कंप्लीट कर लिया तुमने? चल रहा है सर। 2 महीने हैं, अगर दिसंबर तक कंप्लीट नहीं हुआ तो भूल जाना 2026 एग्ज़ाम दी, ये चीज़ याद रख लेना। तो दिसंबर तक जिन लोगों का ऑप्शनल कंप्लीट नहीं होता है, पहली बात ऑप्शनल कंप्लीट होने का मतलब है उसका 4-5 बार रिवीजन, फिर टेस्ट सीरीज। अगर आप लोगों अभी ने तो सर इनको समझने में टाइम जा रहा है, इनको आइडिया मतलब मेरे को भी नहीं था पहले, मैं ऐसे अपनी से ही कर रही हूँ, लेकिन अभी इन लोगों को समझने में, नोट्स ही समझने में टाइम लग रहा है, और उनको इन नोट्स को समझने में ना लगभग इनको 2-2.5 महीने और लगेंगे। उसके बाद ये लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद ये लोग टेस्ट देने के लिए तैयार होंगे। अब जो भी है, पर युद्ध लड़ने के लिए आपके पास 2 महीने हैं। अब वो चाहे आप 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, वो आपके ऊपर है। क्योंकि अब ये मान के चलो कि आप लोगों के पास नवंबर दिसंबर में आपको इथिक्स कंप्लीट करना है, एसे कंप्लीट करना है, जितने कोर मेंस वाले सब्जेक्ट है वो तैयार करने हैं, GS 1 2 3 4 वो तैयार होना चाहिए। मैंने तो पहले बोला था कि मैं लगभग जनवरी समथिंग तुम लोगों की मेंस की टेस्ट ही चालू हो जाएगी। अब आप लोग पढ़े हो या नहीं पढ़े हो वो आपकी गलती है, तो पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा। अब जो इधर रेगुलर क्लास किया उसका मॉडर्न हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। और जिसने अगर रेगुलर क्लास किया है, डेली 2-2 आंसर लिखे हैं, अब जो किया होगा उसके लिए हो गया, नहीं किया होगा तो जैसे निखिल ने आज तक मेरे से एक भी आंसर चेक नहीं कराया। मेरे समझ नहीं आया निखिल, तो दुनिया कौन सी दुनिया में रहते हो तुम सबसे लापरवाह स्टूडेंट हो। तो भाई अब देख लो, मैं फिर अभी भी बोल रहा हूँ, अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की है पर अब तो जाग जाओ, नहीं तो फिर भूल जाना है। दिसंबर गया ना, ये मान के समझ लो दिसंबर तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया मेंस का। कितना भी कर लो तुम, पीटी निकाल भी लोगे ना तो मेंस में कुछ भी नहीं होगा, ये चीज़ याद रख लेना। तो देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये आज लास्ट क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री का। अब उसके बाद में आप लोगों के पास है टाइम, उसमें आप लोगों को करना है 2013 से लेके 2025 तक मॉडर्न हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हैं वो आप लिख के चेक करा लेना, क्योंकि उधर एंशिएंट और मिडिवल का ओनली पीटी वाला क्लास चलेगा। तो मंडे से जो क्लास चलेगा उसमें ओनली आपको क्या करना है, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है आप वो लिख के चेक करवा सकते हो, ठीक। दूसरी बात, एंशिएंट और मिडिवल इधर चलेगा, तो आपको क्या करना है, इधर मॉडर्न हिस्ट्री के जो मैंने यूथ वाली जो बुक भेजी थी ना, प्लस विपिन चंद्रा पढ़ के आप लोगों को ये मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे लगाने हैं। तो विपिन चंद्रा पढ़ के उसको 2-3 बार पढ़ो, भाई पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ भी नहीं होगा। अरे मॉडर्न हिस्ट्री जितने भी यूथ वाली जो है उसका सारे क्वेश्चन सोल्व करो, तब जाके जब मैं एंशिएंट और मिडिवल जब कंप्लीट हो जाएगा, याद रख लेना, तब जाके आप लोगों को इधर विजन के टेस्ट सीरीज सोल्व करने। विजन क्या है, उसके अलावा जब भी कोई भी मार्केट में कोई भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज हो वो सारे लगाने हैं आप लोगों को। कब तक, जब तक ये माने चलो एंशिएंट और मिडिवल क्लासेस कंप्लीट होगी ना, तब तक ये सारा काम हो जाना चाहिए।
इधर 2013 से लेकर 2025 तक मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे मेन से क्वेश्चन, और इधर यूथ वाली बुक हो जानी चाहिए, विपिन चंद्र आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है। साथ में आप लोगों को विजन के टेस्ट सीरीज, जो भी अदर कोचिंग के मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट हैं, वो सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए, तब तो फ़ायदा है। अब जैसे एंशिएंट मिडिवल कंप्लीट होगा, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर की कुछ क्लासेस होंगी, वो लेना तो पड़ेगा ही, वो 11th-12th पढ़ाऊँगा। तो आर्ट एंड कल्चर जब तक जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर जब तक कंप्लीट होगा, तब तक एंशिएंट मिडिवल का ये यूथ कंपटीशन वाली बुक रामचंद्र शर्मा जो भी पढ़ना है वो पढ़ पढ़ा के यूथ कंपटीशन वाली बुक सोल्व कर लेना। तो लगभग नवंबर में तुम लोगों का हिस्ट्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर पता है ये यूथ ये जो वाईसीटी वाली बुक है ना, एंशिएंट और मिडाइवल में अलग बुक दे रखी है, वो भी 500 पेज की है, और मॉडर्न हिस्ट्री में अलग से बुक दे रखी है, वो भी 500 पेज की है, तो 1000 पेज पढ़ने हैं। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है, वो भी एक सब्जेक्ट के लिए। हाँ अरे भाई आप ये चीज़ समझो, तो फिर उसके बाद टेस्ट लगाना। हाँ पीटी को मजबूत इस तरीके से करोगे ना, तभी पीटी निकलेगा। और दूसरी बात, अगर आप इसको इस तरीके से तैयार करोगे ना, तो यही नहीं, कोई सा भी पीसीएस एग्ज़ाम आप दे लोगे, कोई सा वनडे एग्ज़ाम, तो उसमें क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो भाई अब ऐसा ज़िंदगी भर तो ऐसा तो है नहीं कि तैयारी आप करते रहोगे। अब इस तरीके से तैयारी कर लो, एक बार मेहनत कर लो, ताकि आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, साइंस, इनके बेसिक क्वेश्चन, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इनके बेसिक क्वेश्चन आपके कहीं पे भी गलत नहीं होने चाहिए, तब तो फ़ायदा है ना, नहीं क्या ही मतलब है। सर कुछ बोला आपने, मैं सुन नहीं पाई, ब्रेक हो गई थी आवाज़। मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को अब इसी तरीके से तैयार करो ना, जब आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो उसमें क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए ना। बात ये है, अभी टाइम है तो उसको अच्छे से भाई पीटी को जितना मजबूत करोगे ना। अभी देखो, जो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, जो अभी मेरे कांटेक्ट में लोग जिनका पीटी रेगुलर निकला, तो रेगुलर निकल ही रहा है, कारण है उनका फाउंडेशन अच्छा हो गया है। तो आप लोग फाउंडेशन अच्छा करो ना, फिर उसके बाद में बस ओनली आपको मेंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसे अभी मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि आज बिहार पीसीएस निकल गया उनका, सब मतलब वो यूपीएससी भी निकालते हैं, पीसीएस भी निकाल देते हैं, बस फिर अपना मेंस देते रहते हैं वो लोग। तो पीटी को एक बार तैयार कर लो भाई, पीटी को बार बार तैयार मत करना है ना, एक बार तैयार अच्छे से कर लो। सर एक ही बच्चे का बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस निकला है कि अलग अलग बच्चों का? अरे एक ही बच्चे का सब, यूपीएससी भी है उसका, बीपीएससी भी निकला है उसका, यूपी पीसीएस भी निकला है, सब निकला है। तो भाई बात ये है ना कि वही तो बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री तुम यूथ वाली बुक लगा लोगे ना, ये मान के चलो नी एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया और उधर ओल्ड एनसीईआरटी विपिन चंद्र पढ़ लिया, तो मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन कभी गलत होंगे ही नहीं आपके। तो ऐसे किसी सब्जेक्ट को तैयार करो ना आप लोग, ताकि कोई सा भी एग्जाम दे लो उसमें गलत नहीं होने चाहिए ना क्वेश्चन, बात तो वो है। हाँ सर, पूछता तो लेवल के हिसाब से ही है, थोड़ा ऊपर नीचे कर देता है। तो बस वही बात है ना, तो ये यूथ वाली बुक में क्या सारे एग्जाम के उसमें क्वेश्चन है, जब आप सारे एग्जाम में क्वेश्चन लगा लोगे ना, देखो उसका फ़ायदा क्या है, जब पढ़ के लगाओगे ना तो एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरी बात तो बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन करोगे ना तो रट जाएगी वो चीज़ें, तो आपका एक तरीके से रिविजन हो जाएगा वो। पर पहले मैं बता रहा हूँ विपिन चंद्र मैं आपको बता रही थी ना, मैं उस पर काम भी कर रही हूँ, लेकिन वो बुक है ना बहुत लेंथी है, तो उसको करने के लिए टाइम जाएगा। मुझे खुद तो 10 साल चाहिए क्या, और 10 साल चाहिए क्या? 10 साल नहीं, मतलब कि उसमें देखो मॉडर्न हिस्ट्री अलग दे रखी है, आर्ट और एंशिएंट और मिडाइवल अलग दे रखी है। इसके बाद उन्होंने सिर्फ इकोनॉमी का जो भी करंट रहता है ना, उसका एक अलग 500 पेज का बना रखा है ना। इसके अलावा उन्होंने साइंस टेक का अलग बना रखा है, तो ऐसे करके 500 लगभग 500 पेज की 6-8 कॉपी, और आपने उसका अब नया वर्जन और भेजा है उसमें, तो उसमें और क्वेश्चन ऐड हुए हैं। अरे उससे क्या है, आपको बेसिक जो टॉपिक है आपके बेसिक उससे अच्छे क्लियर कर लो ना ओनली, बस। सर उसमें क्या है भाई, जो क्वेश्चन दिए उनको बस सोल्व कर लो और वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। मैंने भी एक चैप्टर लगाया था उसका, तो उसमें भाई वो एक ही क्वेश्चन को 10 बार 10 तरीके से पूछ रहे हैं, बस उसमें दिक्कत क्या है, एक बार लगा के निकलो उसमें क्या है। आप लोग तो ऐसे उसको पढ़ ले रहे हो कि जैसे भाई उसको एक बार ओनली आप उस क्वेश्चन को जब बार बार पढ़ोगे ना तो ओनली उसी से याद हो जाएगा वो चैप्टर पूरा का पूरा। चलो ठीक है, लास्ट चैप्टर है, मंडे से आपका 6th क्लास का एंशिएंट क्लास शुरू होगा, फिर 7th का एंशिएंट नहीं, फिर 7th तो मिडिवल है ना, हाँ, फिर उधर डायरेक्ट 12th का पार्ट 1,
फिर इधर अपन जो है 7th क्लास का रहेंगे मिडिवल वाला पार्ट 2। पर मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे इधर आप मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो तो विपिन चंद्र पढ़ लेना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री का वो कौन सा आता है, कौन सी बुक है जो पुरानी थी NCERT, अर्जुन देव, वो पढ़ लेना तो कंप्लीट हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। नहीं पढ़ोगे तो फिर भगवान भरोसे है। और जब उधर एंशिएंट और मिडिवल चलेगा तो एंशिएंट का रामचंद्र शर्मा, मिडिवल का सतीश चंद्र पढ़ लेना, तब जाके पीटी की तैयारी कंप्लीट है, तब जाके वो यूथ वाली बुक के पीछे पढ़ो। जब आप ये पढ़ ही नहीं रहे हो तो डायरेक्ट यूथ की बुक के पीछे पढ़ोगे ना, तो ये यार है ना फैक्ट पागल हो जाओगे। यूपीएससी के क्वेश्चन माइंड में होने चाहिए, यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। चलो ठीक है। हाँ, और दूसरी बात, अगले वीक से ऐसा होगा, क्योंकि मुझे इथिक्स को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे देखो मंडे टू थर्सडे तो यही चलेगी क्लास, मतलब जो एंशिएंट क्लास है, परंतु फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये 3 दिन इथिक्स चलेगा, तब जाके इथिक्स जल्दी कंप्लीट होगा। अरे हाँ, दूसरी बात, अब देखो इधर मोनली मुझे हिस्ट्री की क्लासेस करवानी रहेगी और पॉलिटी की क्लास, तो मैं दिसंबर तक हो जाएगा, मुझे पता है हिस्ट्री पॉलिटी क्लास कंप्लीट। ज्योग्राफी और इकोनॉमी की मैंने लास्ट ईयर करवाया था क्लासेज, जो मैं आप लोगों को भेजा भी हूँ। ठीक है, तो वो क्लास आपको वहाँ से देखनी है, एक बार रिवीजन फटाफट उन क्लास को देख के रिवीजन कर लेना, फिर वो यूथ वाली बुक लगा लेना, NCERT पढ़ के जो भी है, तो आप लोगों का NCERT कंप्लीट हो जाएगा। फिर जनवरी में जो मेरा काम बचेगा उसमें थोड़ा साइंस का और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जो NCERT जो चैप्टर है वो मैं करवा दूंगा बस, तो फिर NCERT आपको पूरा कवर हो जाएगा। फिर जो बचा कुचा है, जैसे मान लीजिए अभी जो NCERT आई है, अभी हिंदी में 6-7 क्लास की आई है, और मुझे पता है 8th क्लास तक आ जाएगी, तो वो चैप्टर कर लेंगे अपन जो नई वाला, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, तो वो आखिरी में करेंगे। पर पहले इधर जो है, जो पहले वाली ओल्ड NCERT है और जो अभी पुरानी NCERT, मतलब न्यू NCERT, मतलब जो अभी चल रही है 6 to 12, अभी तो 8 तक ही आई है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी तक, उन पहले इन पे कमांड करो, उसके बाद में इस पे तो 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो बस काम हो जाएगा, उन पहले इस पे कमांड करो अच्छे तरीके से, ये चीज़ याद रखना, तब जाके क्वेश्चन बनेंगे यूपीएससी के। अब मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, टेस्ट लगाना शुरू कर दो। जैसे भाई मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग कंप्लीट हो ही चुका, तो मॉडर्न हिस्ट्री के जब विजन के टेस्ट, यूथ वाली बुक लगा के फटाफट टेस्ट लगाना शुरू करो। और इधर जैसे एंशिएंट मिडिवल मुझे पता है लगभग नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा आपका ये सारा, तो आपका हिस्ट्री और पॉलिटी तो मेरा मानना है कि आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा, तो पॉलिटी टेस्ट तो आप ऐसे भी डायरेक्ट लगा सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा ऐसा ज़रूरी नहीं है NCERT पर। NCERT से ये होगा कि थोड़ा मेंस की तैयारी थोड़ा अच्छा से हो जाएगा उसमें, बस NCERT पढ़ने से। तो वो तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ो डायरेक्ट, लक्ष्मीकांत पढ़ो, चैप्टर वाइज पढ़ो, डायरेक्ट जो है टॉपिक वाइज अच्छे से टॉपिक अपने क्लियर करके पॉलिटी टेस्ट लगा सकते हो आप डायरेक्ट। तो अरे ज्योग्राफी और इकोनॉमी का मैंने क्लासेस भेज ही चुकी है, तो उन क्लासेस को देख के आप उधर भी सब लगा सकते हो। तो ये आप लोगों को काम करना है, आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो क्या ही करूँगा मैं भाई। दूसरी बार क्लास में भी नहीं आते हो। रही एथिक्स के नोट्स की बात, तो वो तो देखो उस टाइम में भेज ही देता, पर बात वही है ना, देखना तुम लोग वही लापरवाह हो, क्योंकि मैं नोट भेज दूंगा ना, कोई क्लास में आएगा भी नहीं और उन नोट्स को तुम क्या ही कर लोगे सर आपको इतना इतना डाउट नहीं करना चाहिए अपने आप पे। अच्छा, देखता हूँ ना, अभी मैं देखना ना उस दिन क्या हुआ था, देखना अभी एथिक्स की क्लास में कितने लोग आएंगे, मैं नोट शायद मंडे तक मैं दे ही दूंगा, एक टॉपिक बचा है वो क्लियर कर दे दूंगा, देखता हूँ फिर कितने लोग आते हैं। चलो ठीक है, एक चैप्टर के अलग अलग दे देते थे कि इस चैप्टर को मैं कल पढ़ाने वाला हूँ, तो थोड़ा रीड करके देख लेना। अरे अलग अलग दे दो, बात है ना कि मैं जैसे PDF, जिससे मैं PDF बनाऊंगा वो लड़का फ्री नहीं रहेगा ना, तो मैं सोच रहा हूँ एक साथ बना के दे दूंगा। दूसरी बात, किसी को प्रिंट आउट निकालना हो तो एक साथ ही काम आएगा ना, वो अलग अलग नोट्स पे तुम लोगों को पता नहीं चलेगा, तभी तो प्रिंट आउट निकालेगा सर, पहले प्रिंट आउट निकाल के क्या कर लेंगे फिर उसका। वो तो मुझे पता नहीं, जो भी अपन एक साथ ही मिलेगा जो PDF आपको मंडे तक श्योर है। मंडे के मैं हो सकता है सैटरडे संडे को ही दे दूँ, एक टॉपिक बचा है बस, टॉपिक नंबर 2 नोट्स तो है, उसके ऊपर मैं हैंड रिटन दे रहा हूँ, उसको थोड़ा मैं अपने हैंड, कारण यह है कि भाई किसी कोचिंग वाला अपना क्लेम ना कर दे, इसीलिए वो हैंड रिटन करना पड़ेगा उन चीज़ों को, बात और कुछ ही नहीं तो नोट्स तो पहले ही तैयार थे। थोड़ा ये है कि थोड़ा क्रिप्स मिल जाएगा, थोड़ा पहले ज़्यादा पेज में था तो थोड़ा कम पेज में मिल जाएगा आपको नोट्स, पर मैं इतना गारंटी साथ बता रहा हूँ, उस एथिक्स के नोट्स और मेरी क्लास जिसने देख लिया, एथिक्स में 100 नंबर आराम से मिलेंगे आप लोगों को, पर अगर आपने समझा तो उन चीज़ों को। चलो शुरू करते हैं। आपके कितने नंबर सर, एथिक्स में आपके कितने नंबर थे? 86, और जो भी मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा था मैं एक बार भी अपने नोट्स भी नहीं पढ़ के गया था,
तो ये लापरवाही है, पर मैं बता रहा हूँ कि मेरी समझ है एग्जाम्पल ethics को से लेकर। हाँ एग्जाम्पल ही डाले थे सर, आपने एग्जाम्पल ही डाले थे। हाँ, थोड़ा बहुत तो डाला ही था। देखो मुझे पता है ना, मैंने एक तो केस स्टडी में जो स्टेक होल्डर होते हैं वो नहीं लिखे थे, इथिकल इशू नहीं लिखा था, तो इसीलिए 10-15 नंबर तो वही कम हो गए मेरे। दूसरी बात जो है कि इथिक्स में अच्छे से अगर आप डेफिनेशन याद रखोगे, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, थोड़ा करंट के एग्जाम्पल, थोड़ा और अच्छे से चीज़ों को अगर आप करते हो तो आराम से नंबर मिलते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं, आराम से मिलते हैं इथिक्स में, कोई बड़ी बात नहीं। पर एक चीज़ याद रखना, अगर आपका इथिक्स अच्छा है ना, तो ऑटोमेटिक आपका जो ऑप्शनल में या जो भी GS 1 2 3 में उसके आर्गूमेंट जो रखने का चीज़ें है ना, थोड़ा देखने का, आप एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी, अगर आप जैसे साइंस का कोई क्वेश्चन आया है तो उसमें आप एथिकल एंगल भी डाल सकते हो, तो उससे ऑटोमेटिक तो GS 1 2 3 या ऑप्शनल उसके नंबर भी बढ़ेंगे। तो इथिक्स को वहीं तक सीमित मत समझो आप कि GS 4 में काम आएगी, आपके UPSC के इंटरव्यू में भी काम आएगी। तो सब्जेक्ट को उस तरीके से पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। चलो ठीक है, लास्ट चैप्टर आज है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। पहली बात है कि याद रखना कि संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि है ना, अगर संविधान नहीं होगा तो फिर लोग क्या होता है ना, जैसे आज बोलेगा कि मेरा अनुसार से देश चलेगा, फिर कोई व्यक्ति बोलेगा कि हमारे समुदाय के अनुसार देश चलेगा। अभी जो आप देख रहे हो ना इंडिया में जो हो रहा है कि भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये क्या है, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी पे थोप रहा है। अभी गलत है, संविधान तो ऐसा नहीं बोलता है ना संविधान बोलता है क्या कि हिंदुस्तान मतलब हिंदू राष्ट्र होगा। तो ये चीज़ समझो, अगर संविधान नहीं होगा तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं, फिर कल कास्टिज्म आएगा, जैसे पहले चलता था। जैसे कास्टिज्म पहले क्या था, ब्राह्मण ही जो है मंदिर के पुजारी बनेंगे, वही चलता था ना। और राजा जो है भाई सबाई, जो राजा का बेटा राजा ही होगा। तो इसीलिए जो है संविधान बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो ये चीज़ याद रखना। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। यदि हम अपने देश के आकार और विविधता पर ध्यान दें तो इसकी लंबाई व पेचीदगियों को आसानी से समझ सकते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था। ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए एक विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित और सावधानीपूर्वक सूत्रबद्ध किया गया संविधान लाजमी था। हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों को पर मरहम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों में बटे भारतीयों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में मदद दी है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये सारी की सारी, ऐसे में डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, रट लो इन चीज़ों को। तो दूसरी ओर संविधान ने लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थानों को विकसित करने का भी प्रयास किया है। भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया है। इस दौरान संविधान सभा में इसके मसौदे के एक एक भाग पर लंबी चर्चाएं चली है। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, जिसमें 165 दिन बैठकों में। अब देखो, ये देखोगे ना, अब तो PCS में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पर UPSC नहीं पूछेगा। इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ, यूथ वाली जब बुक पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में होने चाहिए UPSC की PYQ 2011 से लेकर 2025 के, नहीं तो पगला जाओगे आप लोग, क्या चीज़ याद करनी है क्या नहीं है। सत्रों के बीच विभिन्न समितियां और उप समितियां मसौदे को सुधारने और संवारने का काम करती थी। राजनीति शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों पढ़ने के बाद आप ये जान चुके होंगे कि भारत का संविधान कैसा है। आप देख चुके हैं कि आज़ादी के बाद इस संविधान की क्या उपयोगिता और सार्थकता रही है। इस अध्याय में हम संविधान के इतिहास और उसके निर्माण के दौरान हुई गहन परिचर्चा को जानेंगे। यदि संविधान सभा में उठने वाली आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें तो हमें उन प्रक्रियाओं का अंदाज़ा लग जाएगा जिनके माध्यम से संविधान को सूत्रबद्ध किया गया और एक नए राष्ट्र की कल्पना साकार हुई। दिसंबर 1949 में 3 साल तक चली बहस के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। और एक चीज़ याद रखना, उस टाइम जितने भी लोग थे, ऐसा नहीं था सबकी सहमति थी, ऐसा नहीं कि अपने अनुसार बना दिया गया, किसी गुट के अनुसार बना दिया गया, ऐसा नहीं है। विनाश और उथल पुथल की छवियां संविधान सभा के सदस्यों को लंबे समय तक परेशान करती रही थी। और याद करो, जब ये लोग संविधान बना रहे थे तो अपने से पहले वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें याद करो कि भारत का विभाजन भी हो चुका था और उस टाइम लोग मर रहे थे, फिर भी लोग ये देखो संविधान बना रहे थे। तो इनके नज़रों में वो चीज़ भी थी कि भाई भविष्य में ऐसा ना हो। ये चीज़ हमेशा याद रखना। जो नेहरू पे आरोप लगाते हैं कि भाई उसने धर्मनिरपेक्ष बना दिया, भारत तो धर्मनिरपेक्ष बनना ही नहीं चाहिए, सब फालतू की बातें कि भाई पाकिस्तान ने तो अपने आप को भाई एक मतलब एक धर्म के नाम पे वो बनाया, तो भारत को क्या ज़रूरत थी ये सबसे पर भाई आप उस दौर को समझिए, उस दौर में चल क्या रहा था। उथल पुथल का दौर। संविधान निर्माण से पहले के साल काफ़ी उथल पुथल वाले थे। यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोह भंग
का भी था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो कर दिया गया, किंतु इसके साथ ही ऐसे विभाजित भी कर दिया गया। लोगों की स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवतः सबसे व्यापक जन आंदोलन था। विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयास भी लोगों को बखूबी याद थे। 1946 के वसंत में मुंबई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी, शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था। लोगों की सहानुभूति सिपाहियों के साथ भी थी। 40 के दशक के आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे। व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता इन जन आंदोलनों का एक अहम पहलू था। अब देखो यहाँ है एकता। इसके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रमुख राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह सफाई की कोशिशों में नाकामयाब होते जा रहे थे। अब एक चीज़ यहाँ से ये भी समझने मिलती है कि जो राजनीतिक दल होते हैं ना, देखो हमेशा समाज को बांटते ही हैं। अब देखो इन्होंने क्या किया, भारत पाकिस्तान बना दिया। वैसे अभी आप देखोगे बीजेपी जो भी है, ये सब भाई समाज को बांटने का ही काम करते हैं। अगस्त 1946 में कलकत्ता में शुरू हुई हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक चलने वाला दंगे फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया था। अध्याय 13-14 देखिए, अपने उसमें देखा ही था। बर्बर हिंसा का यह विभत्स नाच भीषण जनसंहारों के साथ हुआ। इसके साथ ही देश विभाजन की घोषणा हुई और असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था वह उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमानों, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं व सिखों के लिए एक निर्मम चुनाव का क्षण था। उनके सामने तत्क्षण मृत्यु तथा पीढ़ी पुरानी जड़ों से उखड़ जाने के बीच चुनाव का क्षण था। करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहाँ जा रहे थे। मुसलमान पूर्वी में पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ, तो हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़े जा रहे थे। उनमें से बहुत सारे कभी मंजिल तक नहीं पहुँचे, बीच रास्ते में ही मर गए। सोचो कितनी बड़ी विडंबना है ये। और इधर जो है भारत की आज़ादी का बिगुल बजाया जा रहा है। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा में बोलते जवाहरलाल नेहरू। इसी समय नेहरू ने अपना एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसकी शुरुआती पंक्तियाँ इस प्रकार थी। बहुत समय पहले हमने नियति से साक्षात्कार किया था और अब समय आ चुका है कि हम अपने उस संकल्प को न केवल पूर्ण रूप से या समग्रता में बल्कि उल्लेखनीय रूप से साकार करें। अर्धरात्रि के क्षण में जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जाग रहा है। जैसे यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, परंतु पीछे इसमें देखना, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट को उठा के भी पूछ लेते हैं, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, क्या है। नवजात राष्ट्र के सामने इतनी गंभीर एक और समस्या देशी रियासतों को लेकर थी। अब देखो ये वर्ड देखो, नवजात राष्ट्र, मतलब उस टाइम भारत का जन्म ही तो हुआ था ना, आज़ादी हुआ था। ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग ऐसे नवाबों और रजवाड़ों के नियंत्रण में था जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे चलाने की सीमित ही सही, लेकिन काफ़ी आज़ादी थी। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ो तो इन नवाबों और राजाओं की संवैधानिक स्थिति बहुत अजीब हो गई थी। एक समकालीन प्रेक्षक ने कहा था कि कुछ महाराजा तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना भी देख रहे थे। ये तो हकीकत है कि उस टाइम अगर इन राजाओं के अगर सारे छोड़ दिया जाता तो आज भारत के 10 टुकड़े के 20 टुकड़े हो जाते। संविधान सभा की बैठकें पृष्ठभूमि में संपन्न हो रही थी। बाहर जो कुछ चल रहा था उसे संविधान सभा में होने वाली बहस और विचार विमर्श भी भला अछूता कैसे रह सकता था। संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। ये एक बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये चीज़ याद रखना, बहुत बार पूछा यूपीएससी ने। 1945-46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। इसके पश्चात प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। ये याद रखना, जनता ने डायरेक्ट नहीं चुना था, प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। ये यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा। नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी। प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गई। यही सबसे बड़ा कारण था विभाजन का, और ये कमी थी कांग्रेस की, ये चीज़ याद रखना। लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से परे ही रहे, क्योंकि वे उसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। वे मानते थे कि सभा को वाकई स्वायत्त होना असंभव है। इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे। अब सोचो कि सभा की बात, सारा जो संविधान बनेगा उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एकमत नहीं थे। कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत भिन्न हो सकते थे। कई कांग्रेस समाजवाद से प्रेरित थे तो कई अन्य जमींदारों के हिमायती थे। कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे, लेकिन कई पक्के धर्मनिरपेक्ष थे। राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसी वाद विवाद करना और मतभेदों पर बातचीत कर समझौतों की खोज करना सीख गए थे। संविधान सभा में कांग्रेस सदस्यों ने कुछ ऐसा ही रुख अपनाया।
संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में भी छपती थी और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। इस तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति असहमति पर गहरा असर पड़ता था। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ये चीज़ याद रखना। ये बहुत डायरेक्ट यूपीएससी स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जनता का उसमें कोई योगदान नहीं था, ऐसा नहीं है। कई भाषाएं अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे। धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे और दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। सभा में सांस्कृतिक अधिकारों व सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं पर बहस हुई थी। अभी देखो संविधान सभा का अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल दाई से दूसरे स्थान पर बैठे हैं, ये रहे। मुख्य आवाजें संविधान सभा में 300 सदस्य थे। इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इनमें से 6 में से 3 हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के सदस्य थे। एक निर्णायक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था। ये भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। उन्होंने प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ियों वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। तो ये भी याद रखना, ये नेहरू ने ही बोला था। पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्हें कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास मदद की और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना। सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा ले और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह उनकी जिम्मेदारी थी। कांग्रेस की त्रिगुट के अलावा प्रख्यात विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री BR अम्बेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अम्बेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे एक चीज़ अपने समझने को मिलती है, जब सोचो कि अलग विचारधारा का व्यक्ति है, सब कुछ है, परंतु देश के लिए जब काम करना है तो एक साथ होकर इन्होंने काम किया। और लोग यहाँ पे 2 दलों के एक साथ काम नहीं कर पाते। सोचो, इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया गया। ये भी बहुत यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि ड्राफ्ट कमेटी के कौन थे अध्यक्ष, तो भीमराव अम्बेडकर थे। ये चीज़ याद रखना। उनके साथ 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे। एक गुजरात के KM मुंशी थे, दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ये भी याद रखना कि भाई उस ड्राफ्ट कमेटी में कौन कौन मेंबर थे, ये भी बहुत बार PCS एग्जाम में पूछा जाता है। इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी। इनमें से एक BN राव थे, वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्था को गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। ये भी बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। यूपीएससी ने पूछा 1-2 बार, PCS में बहुत बार। दूसरे अधिकारी SN मुखर्जी थे। इनकी मुख्य भूमिका योजनाकार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्ताव को स्पष्ट वैदिक भाषा में वैदिक होगा शायद, जो भी है वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। अम्बेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी। इस काम में कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे और इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुए। यह लंबी मगर दिलचस्प प्रक्रिया थी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने विविध दृष्टिकोण बड़ी सफाई से पेश किए थे। उनकी प्रस्तुतियों में हम भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते हैं। देश के भावी स्वरूप पर भारतीय भाषा और राष्ट्र को कौन सी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए, नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं, इन सभी प्रश्नों पर। और एक चीज़ याद रखना, जो ड्राफ्ट कमेटी सारे मेंबर का नाम दिया है NCERT में, तो याद रखना कि जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो याद कर लेना, ये याद होनी चाहिए। BR अम्बेडकर हिंदू कोड बिल पर चर्चा का संचालन कर रहे हैं और ये इसीलिए त्यागपत्र भी दे देते हैं। जब नेहरू पारित नहीं करवा पाते, टुकड़ों में पारित करते हैं, तो ये भी चीज़ याद रखना। संविधान की दृष्टि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है डेट सहित। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ाना था। इसमें भारत के संपूर्ण स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यक, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों में दमित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। और सोचो आज सरकार इन्हीं को ख़त्म करने में लगी है। इन उद्देश्यों के रेखांकित करते हुए नेहरू ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बोलते उन्होंने कहा कि उनकी नज़र बरबस अतीत में हुई उन ऐतिहासिक प्रयोगों की ओर जा रही है जिनमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेजों को तैयार किए गए थे। मतलब सभा की बातों भारत ने जो
संविधान बना है वो बहुत सारे देशों का, अब देखो उन बहुत सारे देशों में जो घटनाएं हुई है उन्हीं से सीख लेते हुए बनाई गई, तो भारत भी उन्हीं से सीखा है। हमें सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। 13 दिसंबर 1946 को अपने प्रसिद्ध भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था। मेरे जहन में बार बार वे सारी संविधान सभाएं आ रही हैं जो पहले ये काम कर चुकी हैं। मुझे उस महान अमेरिकी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया ख्याल आ रहा है जहाँ राष्ट्र निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान रच दिया जितने सारे सालों 1.5 सदी से भी ज़्यादा समय तक काल की कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने एक महान राष्ट्र गढ़ा जो उसी संविधान पर आधारित है। उसके साथ ही मेरी नज़र उस महान क्रांति की ओर जाती है जो 150 साल पहले एक अन्य स्थान पर हुई थी। मुझे उस संविधान सभा का विचार आता है जो स्वतंत्रता के लिए इतने सारे संघर्ष लड़ने वाले पेरिस के भव्य खूबसूरत शहर में जुटी थी। उस संविधान सभा ने कितनी मुश्किलों का सामना किया था और किस तरह राजा और तमाम अन्य अधिकारी उसके रास्ते में रोड़ा बन रहे थे। इतिहास के ये सारे अध्याय बरबस मुझे याद आ रहे हैं। सदन इस बात को याद रखेगा कि जब इस तरह की मुश्किलें आई और जब उन संविधान सभाओं के लिए कमरा तक नहीं दिया जा रहा था तो उन्होंने टेनिस के खुले मैदान में सभा की थी। याद करो फ्रांस की क्रांति। एक शपथ ली थी जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने राजाओं ने ताकतों की रुकावटों के बावजूद अपनी बैठकें जारी रखी और तब तक वहाँ से नहीं हिले जब तक उन्होंने अपना काम पूरा नहीं कर लिया था। मुझे विश्वास है कि हम भी उसी शुद्ध भावना से यहाँ इकट्ठा हुए हैं और चाहे हमारी बैठक इस कक्ष में हो या कहीं और भी, चाहे खेतों में या बाजार में, हमारी बैठकें तब तक जारी रहेंगी जब तक हम अपना पूरा काम नहीं कर लेंगे। इसके साथ ही मुझे हाल की क्रांति का विचार आता है जिसमें एक नए किस्म के राज्य का जन्म हुआ है। यह रूस की क्रांति थी जिसने दुनिया के एक शक्तिशाली देश के रूप में सोवियत समाजवादी गणराज्य का जन्म दिया। आज ये देश दुनिया में अप्रतिम भूमिका निभा रहा है और यह न केवल दुनिया का ताकतवर देश है बल्कि हमारा पड़ोसी भी। तो याद रखना इसीलिए अपना DPS भी अपनाया गया। ये सारे महान प्रयोग हमारे सामने हैं। हमें उनकी सफलताओं से सीखना है और उनकी विफलताओं से बचने का प्रयास करना है। हो सकता है कि हम उन्हीं विफलताओं से बचने में सफल न हो पाए क्योंकि किसी भी इंसानी कोशिश में थोड़ी बहुत नाकामी गुंजाइश तो रहती है, परंतु मुझे विश्वास है कि तमाम रुकावटों और कठिनाइयों के बावजूद हम आगे बढ़ेंगे। उसे सपने को प्राप्त और साकार करके ही हम दम लेंगे जिसे हम इतने अरसे से अपने दिलों में संजोए हुए हैं। हमने एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की स्थापना का दृढ़ और पवित्र संकल्प लिया है। भारत का संप्रभु होना नियत है, इसका स्वतंत्र होना और गणराज्य होना भी स्वाभाविक है। कुछ मित्रों ने सवाल उठाया कि आपने यहाँ लोकतांत्रिक शब्द क्यों नहीं रखा। ये भी याद रख गणराज्य का यूज किया गया। मैंने उन्हें कहा कि निस्संदेह सोचा जा सकता है कि कोई गणराज्य लोकतांत्रिक ना हो, परंतु हमारा पूरा इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि हम लोकतांत्रिक संस्थानों के पक्षधरी है। स्वाभाविक है कि हमारा लक्ष्य लोकतंत्र है। लोकतंत्र से कम कुछ भी नहीं। यह लोकतंत्र कैसा होगा, उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, यह एक अलग मसला है। आज के लोकतंत्रों ने दुनिया की प्रगति में ज़बरदस्त भूमिका निभाई है और उनमें से बहुत सारे यूरोप तथा अन्य स्थानों के देश हैं, परंतु यह संदेहजनक हो सकता है कि अगर उन्हें पूरी तरह लोकतांत्रिक बने रहना है तो न जाने कब उन लोकतंत्रों को अपनी शक्ल सूरत थोड़ी बहुत बदलनी पड़ती है। मैं आशा करता हूँ कि किसी कथित लोकतांत्रिक देश की एक खास लोकतांत्रिक प्रणाली या किसी संस्थान विशेष को हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। मतलब इसका मतलब यहाँ नेहरू ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई अपन डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि वहाँ जो है वही अपनाएं, अपन यहाँ जो देश की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। हो सकता है कि हम उससे बेहतर कुछ रच दें। बहरहाल किसी भी सूरत में हमें यहाँ जैसी चाहे सरकार बनाए, हम वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनके स्वीकार्य जरूर होनी चाहिए। हम लोकतंत्र के हक में हैं। इस सदन को तय करना है कि इस पूर्णतम लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा। सदन इस बात को देख सकता है कि यद्यपि इस प्रस्ताव में हमने लोकतांत्रिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हमें लगा कि यह तो स्वाभाविक है कि गणराज्य शब्द में यह शब्द पहले ही निहित होता है, इसलिए हम अनावश्यक और अनुपयोगी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते। हमने शब्दों के उपयोग मात्रा से कहीं ज़्यादा ध्यान दिया है। हमने इस प्रस्ताव में लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है, बल्कि लोकतंत्र ही नहीं आर्थिक लोकतंत्र की अंतर्वस्तु भी प्रस्तुत की है। अन्य सदस्यों की बात पर आपत्ति हो सकती है। इस प्रस्ताव में हमने भारत को समाजवादी राज्य बनाने का उल्लेख क्यों नहीं किया। यहाँ मेरा केवल इतना ही कहना है कि मैं समाजवाद का समर्थक हूँ और मुझे आशा है कि एक दिन भारत भी समाजवाद के पक्ष में होगा और वही भारत एक समाजवादी राज्य की स्थापना के मार्ग पर चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन पूरी दुनिया को इस मार्ग पर चलना होगा। अब देखो यही चीज़ थी, उस टाइम ऐड नहीं किया गया था। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में समाजवादी वर्ड जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये चीज़ याद रखना। नेहरू के भाषण की सावधानी से पड़ताल की जानी चाहिए। उसमें क्या कहा जा रहा है, नेहरू के अतीत प्रेम से क्या पता चलता है, संविधान की दृष्टि को निर्धारित करने वाले विचारों के उद्गम के बारे में वह क्या कह रहे हैं। अतीत की ओर जाते हुए अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति का हवाला देते हुए नेहरू भारत में संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्ति व स्वतंत्रता के लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध कर रहे हैं। वह भारतीय संघर्ष के ऐतिहासिक महत्व को अतीत के क्रांतिकारी क्षणों के समकक्ष बता रहे हैं।
लेकिन नेहरू के कहने का आशय ये नहीं है कि उन घटनाओं को आज के लिए ब्लूप्रिंट मान लिया जाए या कि उन क्रांतियों के विचारों को बिना सोचे विचारे भारत पर लागू किया जा सकता है। वह किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से ही उभरेगी। वे इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। उनके शब्दों में भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप हो और उनके स्वीकार्य होनी चाहिए। पश्चिम से वहाँ की उपलब्धियों और विफलताओं से सबक लेना जरूरी तो है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पश्चिमी समाजों को भी अन्य स्थानों पर हुए प्रयोगों से बहुत कुछ सीखना पड़ता था और लोकतंत्र की अपनी अवधारणा बदलनी पड़ी थी। भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों, आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों को एक दूसरे में समावेश किया जाए और भारतीय संदर्भ में इन विचारों पर रचनात्मक व्याख्या की जाए। नेहरू इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत के लिए क्या उचित है, इस बारे में हम रचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए। अरे कभी भी एक चीज़ याद रखना, कोई भी कानून बनता है या कोई भी संविधान बन रहा है तो वो भाई स्वाभाविक सी बात है अमेरिका में नहीं लागू करना ना, उसको भारत में लागू करना है। और जब भारत में लागू करना है तो स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए ना इंडिया में हमेशा याद रखना, जैसे बाल विवाह कानून बना, क्यों नहीं अप्लाई हो पाया? क्योंकि समाज तो उसके लिए एक्सेप्ट ही नहीं करता ना उस चीज़ को। बहुत बार अपन कानून बना देते हैं, जैसे LGBT को लेके है कानून, पर भारत में वो चीज़ एक्सेप्टेशन नहीं लेवल पे नहीं है, तो इसीलिए इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाता। अपन ये देखते हैं कि विदेशों में ये चीज़ हो रही है। भाई पहले उस भारतीय समाज को तो जानो ना, उस समाज में लोगों की अवधारणा क्या है, सोच क्या है, कितनी, तो कैसे लागू हो पाएगा वो चीज़। लोगों की इच्छा। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साया दिखाई देता था। उन्होंने सदस्यों के तथा आम भारतीय से आग्रह किया कि साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह आज़ाद करें। अब ये कैसे हो सकता है? 1935 एक्ट से अपने बहुत कुछ लिया है। और दूसरी बात, आप इससे सोच रहे भाई अंग्रेज जब यहाँ शासन कर रहे थे तो यहाँ की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग उन्होंने ये जो 1935 एक्ट है ये लाए, तो आप इससे कैसे मुक्त हो सकते हो? परंतु ये लोगों का कहना था कि नहीं, अपने को पूर्ण रूप से इनसे अलग हो जाना है। 1946-46 के जाड़ों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी, अंग्रेज भी अभी भी भारत में थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार शासन तो चला रही थी, परंतु उसे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था। लाहिड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों को बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजनाओं को साकार करने का काम कर रही है। तो ये भी दिक्कत थी। देखो, अंतिम सरकार के सदस्य प्रथम पंक्ति भाई से दाई बलदेव सिंह है, जॉन मथाई है, सी राजगोपालचारी है, जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, वल्लभ भाई पटेल, आई चंद्रशेखर, आसिफ अली, एस.सी. बाबा, CS। मतलब एक चीज़ याद रख रहा है, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन अब देखो, इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। पीछे क्वेश्चन पूछा भी 2024 में पूछा। द्वितीय पंक्ति भाई से दाई जगजीवन राम, गजनफर अली खान, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल निश्ते। अब देख, सोमनाथ लाहिड़ी जो थे, मतलब वो बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द, उदात्त शब्द है। सोमनाथ लाहिड़ी ने कहा था, महोदय मैं पंडित नेहरू की इस बात के लिए मुबारकबाद कर देना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहकर भारतीय जनता की भावनाओं को इतने सटीक शब्दों में व्यक्त किया है कि भारत के लोग अंग्रेजों द्वारा थोपी की किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की ज़बरदस्ती पर असंतोष में आपत्ति व्यक्त की जाएगी और अगर आवश्यकता हुई तो हम संघर्ष की घाटी में उतरेंगे। बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द, उदात्त शब्द। परंतु देखना यह है कि इस चुनौती को आप कैसे और कब साकार करते हैं। महोदय, मसला यह है कि यह जबरदस्ती इसी समय की जा रही है। न केवल ब्रिटिश योजना ने भावी संविधान बना दिया जो अंग्रेजों की संतुष्टि पर आश्रित होगा, बल्कि इससे यह भी संकेत मिलता है कि मामूली से मामूली मतभेद के लिए भी आपको संघीय न्यायालय तक दौड़ना होगा, वहाँ इंग्लैंड में जाकर नाचना पड़ेगा, या ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली या किसी और के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। केवल यह सच नहीं है कि हम चाहे जो भी योजना क्यों न बनाएं, यह संविधान सभा ब्रिटिश बंदूकों, ब्रिटिश सेना उनके आर्थिक और वित्तीय शिकंजे के साये में है। इसका मतलब यह निकलता है कि मूल रूप से सत्ता अभी भी अंग्रेजों के हाथ में है और सत्ता का प्रश्न बुनियादी तौर पर अभी तय नहीं हुआ है, जिसका अर्थ यह निकलता है कि हमारा भविष्य अभी भी पूरी तरह हमारे हाथों में नहीं है। इतना ही नहीं, हाल ही में इटली तथा अन्य लोगों द्वारा दिए गए वक्तव्य में स्पष्ट भी हो गया कि अगर जरूरत पड़ी तो विभाजन से पीछे नहीं हटेंगे। मोदी, इसका आशय यह है कि इस देश में कोई स्वतंत्रता नहीं है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, हमारे पास केवल आपस में लड़ने की स्वतंत्रता है, हमें बस इतनी ही स्वतंत्रता मिली है। इसलिए हमारा विनम्र सुझाव है कि यहाँ सवाल इस योजना की रूपरेखा के जरिए कुछ पा लेने का नहीं, बल्कि यहाँ और अभी स्वतंत्रता की घोषणा करने और अंतिम सरकार भारत की जनता से आह्वान करने का है कि वे आपस में लड़ने के बजाय अपने शत्रु को देखें जिसके हाथ में अभी भी कोड़ा है। वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को देखें, उससे मिलकर लड़ने के लिए आगे बढ़े और जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तब हम अपने दावों को
का हल ढूंढ सकते हैं। देखो ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं होता कि भाई जैसे अंग्रेज एक साथ छोड़ के चले जाते, फिर भारत के लोग यहाँ संविधान बनाते। पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता, एक दूसरे से लड़के मर जाते हैं। तो जो भी होता है वो सही हुआ है बस। देखो, आरोप लगाना बहुत ईजी होता है किसी पे, पर उस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चलना वो बहुत ज़रूरी होता है। नेहरू ने स्वीकार किया कि ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेता एक भिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते थे। एक लिहाज से यह भी सही था कि ब्रिटिश सरकार को उसके गठन में काफ़ी हाथ था और उसने सभा के कामकाज में कुछ शर्तें भी लगा दी थी। परंतु नेहरू ने कहा, आपको उस स्रोत का नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जहाँ से इस सभा को शक्ति मिल रही है। सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। ये बहुत अच्छी लाइन है, ये चीज़ याद रखना। हम यहाँ इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है और हम उतनी दूर तक ही जाएंगे जितनी दूर तक लोग हमें ले जाना चाहेंगे, फिर चाहे किसी भी समूह या पार्टी से संबंधित क्यों ना हो। इसलिए हमें भारतीय जनता के दिलों में समाई आकांक्षा और भावनाओं को हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं का अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया था। लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया तो वे सामाजिक न्याय का ही अलग जगा रहे थे। जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई तो वह धर्मों को और ज़्यादा न्याय संगत बनाने का प्रयास कर रहे थे। जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया तो यह कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों ने मजदूरों किसानों को एकजुट किया तो वे भी आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही जूझ रहे थे। एक दमनकारी और अवैध सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन अपरिहार्य रूप से लोकतंत्र व न्याय का, नागरिकों के अधिकारों और समानता का संघर्ष भी था। जैसे जैसे प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ी, अंग्रेजों को चरणबद्ध ढंग से संवैधानिक सुधार करने पड़े। प्रांतीय सरकारों में भारतीय की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कानून 1919 और 1935 पारित किए गए। 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत उसे लगभग पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। ये चीज़ याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए थे तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। तो वही चीज़ जो मैं बता रहा था कि भाई स्वाभाविक सी बात है, ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में सारी चीज़ें हो गई है, धीरे धीरे हुआ। एडविन मॉन्टेग्यू ने 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की रूपरेखा तैयार की थी जिसके जरिए प्रांतीय विधायकों में सीमित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था लागू की गई थी। ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये चीज़ याद रखना। और हमेशा यूपीएससी जहाँ ब्रैकेट में कुछ चीज़ें दिया रहता है वहाँ यूपीएससी जरूर क्वेश्चन पूछता है। इसके बावजूद हम पहले के संवैधानिक बदलाव तथा 1946 से अगले 3 साल के दौरान घटी घटनाओं स्वाभाविक रूप से एक ही प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मान सकते। इससे पहले के संवैधानिक प्रयोग एक प्रतिनिधात्मक सरकार के लगातार बढ़ती मांग के जवाब में थे, जबकि विभिन्न कानूनों 1919 और 1935 को पारित करने की प्रक्रिया में भारतीयों की कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं थी। उन्हें औपनिवेशिक सरकार ने ही लागू किया था। प्रांतीय निकायों को चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल का दायरा समय के साथ फैलता जा रहा था, लेकिन 1935 में भी वह अधिकार वैश्विक आबादी के 10 से 15% हिस्से तक सीमित था। यार अगर सब उस टाइम में किसी को नहीं था, भारत में जब आज़ाद हुआ तब सबको दिया गया, तब तक हम सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की व्यवस्था ही नहीं थी। 1935 के कानून के तहत निर्वाचित विधायिका औपनिवेशिक शासन के ढांचे में काम कर रही थी और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जिस कल्पना की बात कर रहे थे वह एक स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की संकल्पना थी। तो इसका मतलब है कि भाई ऐसा नहीं कि जो लाडी थे, सोमनाथ लाडी, वो आरोप लगा रहे थे। ऐसा नहीं कि भाई आज तो अपना खुद का संविधान होगा, खुद की सरकारें होगी, सब लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। ये चीज़ें तो बदल रही है ना। अधिकारों का निर्धारण, नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाए, क्या उत्पीड़ित समूहों को कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए, अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार हो, वास्तव में अल्पसंख्यक कैसे कहा जाए। जैसे संविधान सभा के पटल पर बहस आगे बढ़ी, यह साफ हो गया कि इनमें से किसी भी सवाल का कोई ऐसा उत्तर मौजूद नहीं है जिस पर पूरी सभा सहमत हो। इन सवालों के जवाब विचारों में टकराव और व्यक्तिगत मुठभेड़ों से ही पैदा होने वाले। अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू ने जनता की इच्छा का हवाला दिया था और कहा था कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षा और भावनाओं को पूरा करना है। यह कोई आसान काम नहीं था। जैसे जैसे आज़ादी की उम्मीद पैदा हुई, विभिन्न समूह अलग अलग तरह से अपनी इच्छा व्यक्त करने लगे। इन सभी अभिव्यक्तियों पर बहस करना जरूरी था। परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुंचना और एक अहम सहमति पर पहुंचना जरूरी था। और सबसे बड़ी बात देखो कि मतलब कभी भी किसी भी चीज़ में आप कभी देखना, कभी जीवन में ऐसा नहीं होगा। इसलिए इथिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि आप एक डिसीजन ले पाओ। कभी नहीं होगा हाँ कि मैं ही सही हूँ या यही विचार सही है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो संविधान कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाँ किसी एक पक्ष के लिए, वो सबके लिए होगा और उसमें बहस होगी।
पृथक निर्वाचिका की समस्या। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पॉकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में प्रभावशाली भाषण दिया। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाह कर भी नहीं हटा सकते। हमें जरूरत है कि ऐसे राजनीतिक ढांचे की जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सके और समुदाय के बीच मतभेद कम से कम हो। इसलिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो, उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। देश के शासन में मुसलमानों की सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचन के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। बहादुर लगता था कि मुसलमानों की ज़रूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह से नहीं समझ सकते, नहीं अन्य समुदाय के लोग मुसलमानों को कोई सही प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं। अब देखो इस बात में कोई ना कुछ तो कुछ सच्चाई है। और आज भी अगर आप देख लो कि पहली बात तो जैसे बीजेपी आज भी एक भी मुस्लिम को वो नहीं देता, टिकट नहीं देता, तो ये बात तो सही है ही तो दिक्कत तो है, पर ऐसे नहीं कांग्रेस जैसे और सपा लोग वो देते भी हैं। 1946 के जाड़ों में भारतीय नेता इटली के साथ वार्ता करने लंदन गए। इन बातों को कोई नतीजा नहीं निकला। 22 से लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, बलदेव सिंह और पैट्रिक लॉरेंस, याद करो जो लॉरेंस वही है जो क्रिस मिशन लेके आए थे। पृथक निर्वाचिका की हिमायत में दिए गए इस बयान से ज़्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए। सभाई सी बात है, कैसे एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता था। इसके बाद जो गर्मागर्म बहस चली उससे हम इस मांग के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए। ज़्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी। आर वी धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा, कई अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला। इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें अल्पसंख्यकों को फुसला लिया। अब इस आदत को छोड़ दो, अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर और भड़कने लगे थे। उन्होंने निरंतर गृह युद्ध, दंगों और हिंसा की आशंका दिखाई देती थी। सरदार पटेल ने कहा था कि पृथक निर्वाचिका का एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका। उनकी राय में एक ऐसी मांग थी जिसके एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा देगा, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन कारण बनी। पटेल ने कहा कि क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इस पृथक निर्वाचिका को फौरन छोड़ दो। और ये बात सही भी है। अब आप खुद ही सोचो ना कि अगर मान लो कि चलो मुस्लिम समुदाय फिर कल और कोई मांग करने लग जाएगा, कल फिर और तो सब फिर तो मतलब ही नहीं, खत्म ही हो जाएगा। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ये दोहराने का मतलब नहीं है कि हम पृथक निर्वाचिका की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए यह अच्छा है। यह बात हम बहुत समय से सुन रहे हैं, हम सालों से सुन रहे हैं कि इसी आंदोलन के कारण अब हम एक विभाजित राष्ट्र हैं। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक निर्वाचिका हो? अगर आप पृथक मुझे दिखा दे तो मैं आपको ये बात मान लूँगा, लेकिन अगर इस अभागे देश में विभाजन के बाद भी पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था बनाई रखी गई तो यहाँ जीने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह सिर्फ मेरे भले की बात नहीं है, बल्कि आपका भला भी इसी में है। हम अतीत को भूल जाए, एक दिन हम एकजुट हो सकते हैं। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। हम इस शरारत को और बढ़ाना नहीं चाहते। सुनिए, अब जब अंग्रेज़ों ने विचार पेश किया था, उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें इतनी जल्दी भागना पड़ेगा। उन्होंने तो अपने शासन की सुविधा के लिए यह किया था। खैर कोई बात नहीं, मगर अब वे अपनी विरासत पीछे छोड़ गए हैं। अब हम उसे इससे बाहर निकलेंगे या नहीं। अब देखो ये हो ना, जैसे अपन ने मतलब ये पटेल का जैसे ही उस पॉइंट ऑफ व्यू सुना तो बात सही भी लगी। इसलिए बहुत बार ज़रूरी हो जाता है कि हेल्दी डिस्कशन हो चीज़ों का। कभी भी मतभेद हो कहीं पे भी, वहाँ बातचीत से आप किसी भी सलाह मतलब जो है प्रॉब्लम्स को समाधान निकाल सकते हो। देखो कभी भी झगड़े जो होते हैं ना, चाहे राष्ट्रों के बीच में, समाज के बीच में, परिवार के, हमें हर में व्यक्ति को लगता है कि मैं ही सही हूँ सामने वाला गलत है, तभी झगड़े होते हैं। पृथक निर्वाचिकाओं की मांग का जवाब देते हुए गोविंद वल्लभ पंत ने ऐलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। और बहादुर के इस विचार से सहमत थे कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न तबकों में कितना आत्मविश्वास पैदा कर पाती है। उन्होंने इसी तर्क पर कोई आपत्ति नहीं थी कि एक मुक्त देश में प्रति नागरिक के साथ ऐसा शासन किया जाना चाहिए जिससे न केवल उसकी भौतिक आवश्यकता की पूर्ति हो बल्कि उसमें स्वाभिमान का आध्यात्मिक भाव भी पैदा हो। तथा बहुल समुदाय का यह दायित्व है कि वह अल्पसंख्यकों की समस्या को समझे, उनकी आकांक्षाओं को महसूस करे। इसके बावजूद पंत पृथक निर्वाचिका का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि यह एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग थलग कर देगी, उन्हें कमज़ोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी, उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगी। अगर हम उन्हें हमेशा के लिए अलग थलग कर दिया गया तो वे कभी भी खुद को बहुसंख्यकों में रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। निराशा का भाव शुरू से उन्हें अपंग बना देगा।
आप क्या चाहते हैं और हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या अल्पसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यकों के रूप में ही रहना चाहते हैं, या वे कभी एक दिन एक महान राष्ट्र का अभिन्न अंग बनने और उसकी नियति को निर्धारित व नियंत्रित करने का सपना देखते हैं? मेरा विचार है कि अगर उन्हें शेष समुदाय से अलग रखा जाता है और ऐसे हवा बंद कमरे में काट कर रखा जाता है जहां उन्हें हवा के लिए औरों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा, तो यह उनके लिए भयानक रूप से खतरनाक होगा। अगर अल्पसंख्यक पृथक निर्वाचिका से जीत कर आते रहे तो कभी प्रभावी योगदान नहीं दे पाएंगे। सब ऐसी बात है, फिर वो देश एक तो रह ही नहीं पाएगा ना। इन सारी दलीलों के पीछे एक एकीकृत राज्य के निर्माण की चिंता का काम कर रही थी। राजनीतिक एकता और राष्ट्र की स्थापना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के नागरिक के साँचे में डालना था। हर समूह को राष्ट्र के भीतर समाहित किया जाना था। संविधान नागरिकों को अधिकार देगा, परंतु नागरिकों को भी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का वचन लेना होगा। इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटी है। समुदाय को सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में मान्यता दी जा सकती थी और उन्हें सांस्कृतिक अधिकारों का आश्वासन दिया जा सकता था, मगर राजनीतिक रूप से सभी समुदाय के सदस्यों को राज्य के सामान्य सदस्य के रूप में काम करना था, अन्यथा उनकी निष्ठाएं विभाजित होती। पंत ने कहा, हमारे भीतर यह आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनी हुई है कि हम कभी नागरिक के रूप में नहीं सोचते बल्कि समुदाय के रूप में ही सोच पाते हैं। ये बात भी सही है। हमें याद रखना चाहिए कि महत्व तो केवल नागरिक का होता है। सामाजिक पिरामिड का आधार भी और उसकी चोटी भी नागरिक ही होता है। जब सामाजिक अधिकारों के महत्व रेखांकित किया जा रहा था, उस समय बहुत सारे राष्ट्रवादियों में यह बहस सिर उठने लगा था कि इसमें निष्ठाएं खंडित होकर एक शक्तिशाली राष्ट्र में शक्तिशाली राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचिका की मांग के समर्थन में नहीं थे। उदाहरण के लिए बेगम एजाज रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचक आत्मघाती साबित होगी क्योंकि इसके अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएंगे। 1949 तक संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ जाता है। इसकी बजाय मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि राजनीतिक व्यवस्था में उनकी एक निर्णायक आवाज़ मिल सके। अब देखो, ये होता है ना, बातचीत किया गया तो समाधान निकाला गया, नहीं तो अगर बातचीत ना हो तो फिर क्या ही होगा। खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं है। गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि निष्ठावान नागरिकों बनने के लिए लोगों को समुदाय और खुद के बीच में रखकर सोचने की आदत छोड़नी होगी। लोकतंत्र की सफलता के लिए व्यक्ति को आत्मानुशासन की कला का प्रशिक्षण लेना होगा। लोकतंत्र में व्यक्ति को अपने लिए कम तो औरों के लिए ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। यहाँ खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं है। सारी निष्ठाएं केवल राज्य पर केंद्रित होनी चाहिए। यदि किसी लोकतंत्र में आप प्रतिस्पर्धी निष्ठाएं रख देते हैं या ऐसी व्यवस्था खड़ी कर देते हैं जिसमें कोई व्यक्ति या समूह अपने अपव्यय पर अंकुश लगाने की बजाय बेहतर या अन्य हितों को जरा भी परवाह नहीं करता, तो ऐसे लोकतंत्र का डूबना निश्चित है। और सभी बातें को एक चीज़ याद रखना हमेशा कि व्यक्ति अगर खुद के लाभ के लिए, जैसे मान के चलो कि इंडस्ट्रियल है, अगर वो अपने फायदे के बारे में सोचेगा तो पर्यावरण का ध्यान नहीं देगा। वो कानून का उल्लंघन करेगा, तो स्वाभाविक बात है सबके लिए नुकसान होगा ना। केवल इस प्रस्ताव को काम चलने वाला नहीं है। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले एन जी रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे। उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, मगर उन्होंने इसकी सीमाओं को भी चिन्हित किया। उन्होंने कहा कि जब तक संविधान सम्मत अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबों की इस बात का कोई मतलब नहीं है कि अब उनके पास जीने का या पूर्ण रोजगार का अधिकार आ गया है, या वे सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं और उनके पास अन्य नागरिक स्वतंत्रता है। यह जरूरी था कि ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जाए जहाँ संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। रंगा ने कहा कि उन्हें सहारों की जरूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। जी नहीं, असली अल्पसंख्यक इस देश की जनता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को स्वागत करते हुए एन जी रंगा ने कहा था, महोदय, अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत बातें हो रही है। असली अल्पसंख्यक कौन है? तथाकथित पाकिस्तानी प्रांतों में रहने वाले हिंदू, सिख और मुसलमान तक, यहाँ मुसलमान भी अल्पसंख्यक नहीं है। जी नहीं, असली अल्पसंख्यक तो देश की जनता है। यह जनता इतनी दबी कुचली, इतनी उत्पीड़ित है कि अभी तक एक साधारण नागरिक के अधिकारों को लाभ भी नहीं उठा पा रही है। इस स्थिति में क्या है? आप आदिवासी इलाकों में जाइए, उनके अपने कानूनों, उनके जनजातीय कानूनों, उनकी ज़मीन को उनसे छीना जा सकता था, लेकिन हमारे व्यापारी वहां जाते हैं और तथाकथित मुक्त बाजार के नाम पर उनकी ज़मीनें छीन लेते हैं। भले ही कानून ज़मीन की इस तरह की बेदखली के खिलाफ हो, व्यापारी इन आदिवासियों के तरह तरह के बंधनों में जकड़ कर गुलाम बना लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी दास्ता के नरक में ढकेल देते हैं। आइए अब आम गांव वालों को देख लेते हैं।
वहाँ सूदखोर पैसा लेकर जाता है और गांव वालों को अपने जेब में ढाल देता है। वह जमींदार है और मालगुजार अन्य लोग भी हैं जो इन गरीब देहातियों को शोषण करते हैं। इन लोगों ने मूलभूत शिक्षा तक नहीं। असली अल्पसंख्यक ये लोग हैं जिन्हें सुरक्षा का आश्वासन मिलना चाहिए। उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। अब देखिए, लोगों सबको पता है कि भाई संविधान बनाया तो जा रहा है, पर जब तक इसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो क्या ही मतलब है। आज भी वही दिक्कत है। रंगा ने आम जनता और संविधान सभा में उसके प्रतिनिधित्व का दावा करने वालों के बीच मौजूदा विशाल खाई की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने पूछा, हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अपने देश की आम जनता का। उसके बावजूद हम में से ज़्यादातर लोग इस जनता का हिस्सा ही नहीं है। हम उनके हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जनता खुद संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है। इससे कुछ समय लग सकता है। जब तक हम यहाँ उनके ट्रस्टी हैं, उनकी हिमायती है, उनके पक्ष में आवाज़ उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। रंगा ने आदिवासियों को ऐसे समूहों में गिनाया था। इस समूह के प्रतिनिधित्व ने जयपाल सिंह जैसे जबरदस्त वक्ता भी शामिल थे। उद्योग प्रस्ताव का स्वागत करते हुए जयपाल सिंह ने कहा था, एक आदिवासी होने के नाते मुझसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि मैं इस प्रस्ताव को पेचीदगियों को समझता होऊंगा, लेकिन मेरा सहज विवेक कहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के इस मार्ग को चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। महोदय, अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया है, वह मेरा समूह है। मेरे लोगों को पिछले 6000 साल से अपमानित किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। मेरे समाज का पूरा इतिहास भारत के गैर मूल निवासियों के हाथों में लगातार शोषण और छीना झपटी का इतिहास रहा है। इसके बीच में जब तक विद्रोह और अव्यवस्था फैली है, इसके बावजूद मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पर विश्वास करता हूँ। मैं आप सबके संकल्प का विश्वास करता हूँ कि अब एक नया अध्याय रचने जा रहे हैं। स्वतंत्र भारत का एक ऐसा अध्याय जहाँ सबके पास अवसरों की समानता होगी, जहाँ किसी की उपेक्षा नहीं होगी। सिंह ने आदिवासियों की सुरक्षा तथा उन्हें आम आबादी के स्तर पर लाने के लिए जरूरी परिस्थितियाँ रचने की आवश्यकता पर संदर्भ वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। उन्हें वहाँ से बेदखल कर दिया गया जहाँ वह रहते थे। उन्हें उनके जंगलों और चारवा से वंचित कर दिया गया। उन्हें नए घरों की तलाश में भागने के लिए मजबूर किया गया। उनमें आदिम और पिछड़ा मानते हुए शेष समाज उन्हें हिकारत की नज़र से देखता है। हिकारत, अगर ये जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको वोकेबुलरी आपका डेवलप होगा। जयपाल ने आदिवासियों को और समाज के बीच मौजूदा भावनात्मक और भौतिक फासले को ख़त्म करने के लिए बड़ा जज्बाती बयान दिया। हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए। हम आपके साथ मेलजोल चाहते हैं। जयपाल सिंह प्रतिनिर्वाचिका के हक में नहीं थे, लेकिन उनको भी यह लगता था कि विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह औरों को आदिवासियों को आवाज़ सुनने और उनके पास आने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने प्रतिनिर्वाचिका जगह आरक्षण के लिए मांग की तो मानी भी गई। हमें हजारों सालों तक दबाया गया। संविधान में दमित जातियों, डिस्प्रेस्ड कास्टेज के द्वारा अधिकारों को किस तरह परिभाषित किया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अम्बेडकर ने दमित जातियों के प्रतिनिर्वाचिकाओं की मांग की थी, जिसका महात्मा गांधी ने यह कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा करने से समुदाय स्थायी रूप से समाज से कट जाएंगे। संविधान सभा इस विवाद को कैसे हल कर सकती थी? दमित जातियों को किस तरह की सुरक्षा दी जा सकती थी? दमित जातियों के कुछ सदस्यों का आग्रह था कि अस्पृश्यों अछूतों की समस्या केवल संरक्षण और बचाव के जरिए हल नहीं किया जा सकता। उनकी अपंगता के पीछे जाति विभाजित समाज के सामाजिक कायदे कानून और नैतिक मूल्य मान्यता का हाथ है। समाज ने उनकी सेवाओं और श्रम का इस्तेमाल किया है, परंतु उन्हें सामाजिक तौर पर खुद से दूर रखा है। अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने मिलने से कतराते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते और उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। सोचा आज भी हो रहा है। मद्रास के सदस्य जे नागप्पा ने कहा था, हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं, पर अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। हमें मालूम है कि अपनी बात कैसे मनवानी है। नागप्पा ने कहा कि संख्या की दृष्टि से हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है। आबादी में उनका हिस्सा 20 से 25% है। उनकी पीड़ा का कारण यह है कि उन्हें बाकायदा समाज और राजनीति के आशय पर रखा गया है। उसका कारण है उनकी संख्यात्मक महत्वहीनता नहीं है। उनके पास न तो शिक्षा तक पहुँच थी और न ही शासन में हिस्सेदारी। स्वर्ण बहुमत वाली संविधान सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रांत के श्री केजे खांडलेकर ने कहा था, हमें हजारों सालों तक दबाया गया। इस हद तक दबाया गया कि हमारा दिमाग, हमारी देह काम नहीं करती है और अब हमारा हृदय भी भाव शून्य हो चुका है। न ही हम आगे बढ़ने के लायक रह गए हैं। यह हमारी स्थिति है। बंटवारे की हिंसा के बाद अम्बेडकर तक ने पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ दी थी। संविधान सभा ने अंततः यह सुझाव दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए और निचली जातियों को विधायिका और सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाए।
बहुत सारे लोगों का मानना था कि इससे भी सारी समस्या हल नहीं हो पाएगी। सामाजिक भेदभाव को केवल संवैधानिक कानून पारित करके खत्म नहीं किया जा सकता। समाज की सोच में बदलाव लाना होगा, परंतु लोकतांत्रिक जनता ने इन प्रावधानों का स्वागत किया। अब देखो, उनको भी पता था कि भाई इनसे चीज़ें नहीं हो, अभी देखो तभी तो भारत में आज 75 साल आज़ादी के बाद में तब भी ये चीज़ें हो रही है। हम अपनी सामाजिक असमता को हटाना चाहते हैं। मद्रास की दक्षिणी वेलायुधन की दलील थी, हमें सब तरह की सुरक्षा नहीं चाहिए, इस देश के कमजोरों को नैतिक सुरक्षा का आवरण चाहिए। मैं यह नहीं मान सकती कि 7 करोड़ हरिजनों का अल्पसंख्यक माना जा सकता है। जो हम चाहते हैं वह यह है कि हमारी सामाजिक अपंगताओं को फौरन खात्मा किया जाए। ये वर्ड देखो, अच्छे सामाजिक अपंगता। हमने विशेषाधिकार कभी नहीं मांगे। मैं फिर बता रहा हूँ, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ो भाई, देखो कितने अच्छे वर्ड है। सामाजिक अपंगता कितना अच्छा वर्ड है। कहीं पे भी लिखोगे तो एग्जामिनर ऑटोमेटिक नंबर देगा आपको। बम्बई की हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए न्याय की मांग की, आरक्षित सीटों के नहीं, नए ही प्रत्यक्ष चुनाव क्षेत्र की। हमने विशेषाधिकार कभी नहीं मांगे। हमने सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की मांग की है। हमने उस बराबरी की मांग की है जिसके बिना पारस्परिक आदर और समझ नहीं बन सकते, जिसके बिना पुरुष और महिला के बीच वास्तविक सहयोग संभव ही नहीं है। अब चौथी बात थी, वह राज्य की शक्ति कैसे क्या होगी। संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा था, अब जबकि इस विभाजन एक हकीकत बन चुका है, एक दुर्लभ केंद्रीय शासन का व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में, आम सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं होगा। तो ये जैसे पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, तो ये आप वहाँ पे लिख सकते हो भाई, नेहरू का ये था, इसीलिए सेंटर का मौजूद होना जरूरी है। संविधान के मसौदे में विषय को 3 सूचियों में बनाई गई, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहले सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन होते थे, जबकि दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकार के अंतर्गत आते थे। तीसरी सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों के साझा समिति जिम्मेदार थे, परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज़्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया था। समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत ज़्यादा विषय रखे गए। खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार का नियंत्रण दिया गया। याद करो, अब की बार पीटी में क्वेश्चन पूछा था। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया गया। संविधान में राजकोषीय संवाद भी एक जटिल व्यवस्था बनाएगी। कुछ करों जैसे सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास रखेगी। कुछ अन्य मामलों जैसे आय कर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकार के बीच बांट दी गई, तथा अन्य मामलों में होने वाली आय जैसे राज्य स्तरीय शुल्क पूरी तरह राज्य सौंप दिए गए। राज्य सरकारों को अपने स्तर पर कुछ अधिभार और कर वसूलने का अधिकार दिया गया। उदाहरण के लिए जमीन और संपत्ति कर, बिक्री का तथा बोतल बंद शराब पर अलग से कर वसूल कर सकते थे। पर अब तो ये चीज़ें चेंज हो गई है, जीएसटी में आ गया है। केंद्र बिखर जाएगा। राज्य के अधिकारों के सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतनम ने पेश की। उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनः वितरण करना जरूरी है। यह दलील एक जिद सी बन गई कि तमाम शक्तियाँ केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। संतनम ने कहा कि ये गलतफहमी है। अगर केंद्र के पास जरूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसी कुछ दायित्वों में कमी करने से उन्हें राज्यों को सौंप देने से केंद्र ज़्यादा मजबूत हो सकता है। जहाँ तक राज्य का सवाल है, संतनम का मानना था कि शक्तियों का मौजूदा वितरण उनको पंगु बना देगा। राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा, क्योंकि भू राजस्व के अलावा ज़्यादातर कर केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिए गए। अरे ये बात सही है, आज भी राज्य है इसीलिए तो आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं। यदि पैसा ही नहीं होगा तो राज्य में विकास परियोजना कैसे चलेगी। मैं ऐसा सुविधा नहीं चाहता जिसमें इकाई को आकर केंद्र से कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार, उद्योगों की स्थापना के लिए खेरा दे दीजिए। बेहतर होगा कि हम संघीय व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दें और एकल व्यवस्था यूनिटरी सिस्टम स्थापित करें। संतनम ने कहा कि अगर पर्याप्त जांच पड़ताल किए बिना शक्तियों का प्रस्तावित वितरण लागू किया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ ही सालों में सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। अरे बात सही है, अगर राज्यों को भाई समय टैक्स का अधिकार नहीं दिया जाए, उनके पास उनको खुद को चलाने के लिए खर्चा नहीं, पैसे नहीं है, तो वो केंद्र सरकार के पास जाएंगे। फिर अगर अपोजिटिव पार्टी की सरकार रही तो फिर वो चीज़ें होती है दिक्कत। प्रांतों के बहुत सारे दूसरे सदस्य भी इस तरह की आकांक्षाओं से परेशान थे। उन्होंने इस बात के लिए जमकर जोर लगाया कि समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची में कम से कम विषयों को रखा जाए। उड़ीसा के एक सदस्य ने यहाँ तक चेतावनी दे डाली कि संविधान में शक्तियों के बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण केंद्र बिखर जाएगा।
बेहतर देशभक्त कौन है? मैसूर के सर ए रामास्वामी मुदलियार ने 21 अगस्त 1947 की बहस में कहा था, शक्तिशाली केंद्र की हिमायत के बहाने दिल को यह तसल्ली देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम ज़्यादा बड़े देशभक्त हैं, और जो इन संसाधनों पर कड़ी नज़र रखना चाहते हैं उनके भीतर राष्ट्रीय भावनाएं देशभक्ति का अभाव है। आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग से सभा में तीखी प्रतिक्रिया आने लगी। शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था। अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। सुनिए 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया उसमें उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र। सड़कों पर हो रही जिस हिंसा के कारण देश टुकड़े टुकड़े हो रहा था, उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने बार बार यह कहा कि केंद्र की शक्तियों में भारी इजाफा होना चाहिए ताकि वह सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। प्रांतों के लिए अधिक शक्ति मांग का जवाब देते हुए गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है ताकि वह देश के हित में योजना बना सके, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सके। विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफ़ी सहायता देने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। कुछ हद तक यह मुस्लिम लीग की इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि जिन प्रांतों में लीग की सरकार बनी है वहाँ दखलंदाजी नहीं की जाएगी। बंटवारे देखने के बाद ज़्यादातर राष्ट्रवादियों की राय बदल चुकी थी। उनका कहना था कि अब एक विकेंद्रीकृत संरचना के लिए पहले जैसी राजनीतिक दबाव नहीं बचे। अब देखो, इससे ये भी पता लगता है कि भाई जैसे मुस्लिम लीग की बातें थी वो तो मान लिए भाई, उस टाइम प्रांतों ज़्यादा आज़ादी देने के भी तैयार थे, पर जैसे मुस्लिम लीग अलग हुई तो उसके बाद में इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया। यही बात उसके लेके भी थी, भाषा के आधार पर राष्ट्र बनाने को लेके। तो यही होता है, मतलब कांग्रेस जब पहले सत्ता में, मतलब कोई भी हो, मतलब कोई भी पार्टी जब सत्ता में नहीं होती, विपक्ष में होती, तब ये बोलते कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब स्वाभाविक बात है खुद सरकार में आते तब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। एक मिनट, औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपी गई एकल व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी। उस जमाने में हुई घटनाओं से केंद्रीयतावाद का बढ़ावा मिला, जिसे अब अफरा तफरी पर अंकुश लगाने तथा देश के आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए और भी जरूरी माना जाने लगा। इस प्रकार संविधान में भारतीय संघ के घटक राज्यों के अधिकारों की तुलना में केंद्र के अधिकारियों को स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए आप जो देखोगे तो भाई केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। और इसके बहुत सारे कारण भी है जो अपन इसमें देखने को मिल भी रहा है। दूसरी बात देखो, मैं फिर बार बताऊँ, अगर पाकिस्तान अलग नहीं होता तो याद रखना कि प्रांतों को ज़्यादा पावर रहता, ये बात आप याद रखना। राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अब राष्ट्रभाषा को लेकर विवाद हुआ था। अपनी मृत्यु से कुछ माह पहले महात्मा गांधी ने भाषा के प्रश्न पर विचार दोहराते हुए कहा था, ये हिंदुस्तानी न तो संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए और न ही फारसी निष्ठ उर्दू, ये दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। उसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द खुलकर उधार लेने चाहिए। विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द लेने में कोई हर्ज नहीं है जो हमारी राष्ट्रीय भाषा में अच्छी तरह और आसानी से घुल मिल सकता है। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय भाषा एक समृद्ध और शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए जो मानवीय विचारों और भावनाओं की पूरी समुच्चय का अभिव्यक्ति दे सके। खुद को हिंदी या उर्दू से बांध लेना देशभक्ति की भावना तथा समझदारी के विरुद्ध एक अपराध होगा। तो देखो, मतलब गांधी जी मतलब समन्वयकारी दृष्टिकोण था उनका, मतलब सबको साथ लेके चलने का, ये चीज़ हमेशा याद रखना। राष्ट्र की भाषा, जब एक देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हो, उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग हो, तो एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है? कैसे लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं या एक दूसरे से जुड़ सकते हैं जबकि वे एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते? संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर कई महीनों तक बहस हुई और कई बार काफ़ी तनातनी पैदा हो गई। 30 के दशक तक कांग्रेस ने मान लिया था कि हिंदुस्तान को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। महात्मा गांधी माना था कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सके। हिंदू और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता की बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी और विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई एक साझी भाषा थी। जैसे जैसे समय बीता, बहुत तरह के स्रोतों से नए नए शब्द और अर्थ इसमें समाते गए, उससे विभिन्न क्षेत्रों के बहुत सारे लोग समझने लगे। महात्मा गांधी को लगता था कि बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है। वह हिंदू और मुसलमानों को उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है। लेकिन 19वीं सदी के आखिर से एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे धीरे बदल रही थी। जैसे जैसे सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदू और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रही थी। एक तरफ तो फारसी और अरबी मूल के सारे शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृतनिष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी।
दूसरी तरफ उर्दू लगातार फारसी के नज़दीक होती जा रही थी। नतीजा ये हुआ कि भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीतिक हिस्सा बन गई। लेकिन हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था कम नहीं हुई। अब देखो यहाँ पे जैसे उस टाइम बहुत आरएसएस के जो लोग थे, जो भी थे, मतलब बहुत उस टाइम भाषा की भाई संस्कृत निष्ठ होनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल है, जैसे आजकल भगवा, भाई ये भगवा मतलब हिंदू तो मैं आज जैसे एक रील देख रहा तो उसमें मतलब ऐसा ही था कि भगवा मतलब हिंदू हो गया और हरा मतलब मुसलमान हो गया तो भाई हरी सब चीज़ जो है वो हो गई, जैसे भाई हरे पत्ते हो गए, हरे गेहूँ, मतलब कोई फसल हो गई। तो मतलब कैसे, मतलब लोग रंगों के आधार पर सोचो धर्म को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो गया, आप खुद ही सोचो। तो इसलिए विवेक जब खत्म हो जाता तब लोग ऐसे ही फालतू की बातें करते हैं। हिंदी की हिमायत। संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस सदस्य आर.वी. धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज़ उठाई थी कि हिंदी का संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते तो धुलेकर ने पलटकर कहा कि सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते हुए सभा की सदस्यता के पात्र नहीं हैं, उन्हें चले जाना चाहिए। अब देखो ये चीज़ है, ये बहुत गलत बात है ना। आज भी यही तो बात है, विवाद। जब इन टिप्पणियों के कारण सभा में हंगामा खड़ा हो तो धुलेकर हिंदी में अपना भाषण देते रहे। जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के चलते आखिरकार सदन में शांति बहाल हुई, लेकिन भाषा का सवाल अगले 3 साल तक बार बार कार्रवाई में बाधा डालता रहा और सदस्यों को उत्तेजित करता रहा। तकरीबन 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को राष्ट्र की भाषा के सवाल पर धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया। तब तक संविधान सभा का भाषा समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी। समिति राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हो गए गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फार्मूला विकसित कर लिया था। समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, परंतु इस फार्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के कोई क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावना को शांत करने और सर्वस्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया। और याद रखना, आज भी यही है, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, राजभाषा है। दुल्हे के बीच बचाव की ऐसी मुद्रा से राजी होने वाले नहीं थे। वे चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की जिन्हें लगता था कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है। धुलेकर ने ऐसे लोगों को मजाक उड़ाया जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी की बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते हैं। मोदी, इस बात पर मेरे से ज़्यादा हर्ष किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी की एक रियायत दी गई है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है। बहुत सारे सदस्यों को धुलेकर की बात करने के अंदाज से काफ़ी परेशानी हो रही थी। उनके भाषण के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष ने कई बार उन्हें टोकर कहा कि इस तरह बात करके मेरे विचार में आप अपनी बातों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन धुलेकर ने अपने ही अंदाज में बात जारी रखी। अब इसे पता लगता है कि वो कितना मतलब कैसे व्यक्ति है। मतलब जब उन्होंने बोल दिया कि अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आप सदन में बैठने लायक नहीं हो। वर्चस्व का भाव। धुलेकर के बोलने के बाद मद्रास के सदस्य श्रीमती जी दुर्गाबाई ने इस चर्चा पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अब देखो साउथ का मुद्दा आज से नहीं है भाई। अब देखो यहाँ पे जो ये रखेंगे और आज भी विरोध करते हैं इस बात का। अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत को राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुँच गया था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया। चाहे यह सही हुआ हो या गलत, गैर हिंदी भाषी इलाकों के लोगों को एहसास कराया जा रहा है कि ये झगड़ा या हिंदी भाषी इलाके का ये रवैया असली में इस राष्ट्र की साझा संस्कृति पर भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है। श्रीमती दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज़्यादा है। विरोधियों का मानना है संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहे प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ खोदने का प्रयास है। इसके बावजूद बहुत सारे अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने भी महात्मा गांधी के आह्वान का पालन किया और दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा। विरोध का सामना किया, हिंदी की स्कूल खोलेगी, कक्षाएं चलाएगी। अब इसका सबका क्या नतीजा निकलता है? दुर्गाबाई ने पूछा, सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस तरह उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध यह आक्रामकता देकर सकते में हूँ। दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर अब उस भाषा को बदला जा रहा था। उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को उससे निकाला जा रहा था। उनका मानना था कि हिंदुस्तानी के समावेशी और साझा स्वरूप को कमजोर करने वाले किसी भी कदम से विभिन्न भाषाई समूहों के बीच बेचैनी और भय पैदा होना निश्चित है। अब देखो ये चीज़ समझो, वो खुद लोग मतलब भाई चीज़ें कभी भी एक दिन में नहीं बदलती है, धीरे धीरे होता है। पर किसी पर अगर आप चीज़ थोपोगे ना तो फिर वो चीज़ बहुत खतरनाक हो जाएगी। जैसे जैसे चर्चा ठीक होती गई, बहुत सारे सदस्यों ने परस्पर समायोजन और सम्मान की भावना का आह्वान किया। बम्बई के एक सदस्य श्री शंकर
राव देव ने कहा कि कांग्रेस नेता महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते वे हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, परंतु उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो, मेरी आकांक्षा को बल मिले। मद्रास के श्री टी रामलिंगम चेट्टियार ने इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ भी किया जाए एहतियात के साथ किया जाए। यदि आक्रामक होकर काम किया गया तो हिंदी का कोई भला नहीं हो पाएगा। चाहे लोगों के भय निराधिकार हो, उनको शांत किया जाना चाहिए, लोगों में गहरी कड़वाहट रह जाएगी। उन्होंने कहा कि जब हम साथ रहना चाहते हैं और एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं तो परस्पर समायोजन होना ही चाहिए और लोगों की चीज़ें थोपने का सवाल नहीं उठना चाहिए। तो ये देखो बहुत मतलब ऐसा नहीं कि भाषा को लेके विवाद, मतलब किसी भी चीज़ को लेके हमेशा एक चीज़ रखना, अगर आप किसी चीज़ पे कोई चीज़ थोपोगे ना तो वो चीज़ हमेशा गलत होती है। बच्चों पे जैसे आजकल ज़बरदस्ती थोपा जाता है कि नहीं आप इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, तो थोपना गलत है। वो अगर बच्चा खुद अपने तरीके से नेचुरल रूप से एक्सेप्ट करता है तो वो सही है। निष्कर्षतः भारतीय संविधान गहन विचारों, विवादों और परिचर्चाओं से गुजरते हुए बना। उसके कई प्रावधान लेन देन की प्रक्रिया के जरिए बनाए गए थे। उन पर सहमति तब बन पाई जब सदस्य ने दो विरोधी विचारों के बीच जमीन तैयार कर ली। परंतु संविधान के केंद्रीय अभिलक्षण पर काफ़ी हद तक सहमति थी। यह सहमति प्रत्येक वैश्विक भारतीय को मताधिकार देने पर थी। इसके पीछे खास किस्म का भरोसा था जिसके पूर्व उदाहरण अन्य देशों के इतिहास में नहीं थे। दूसरी लोकतंत्रपूर्ण वैश्विक मताधिकार धीरे धीरे कई चरणों से गुजरते हुए लोगों को मिला। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में शुरू में मताधिकार केवल संपत्ति रखने वालों पुरुषों को दिया गया था। फिर पढ़े लिखे पुरुषों के विशेष वर्ग में शामिल किया गया। लंबे और कठोर संघर्षों के बाद श्रमिक और किसान वर्गों के पुरुषों को मताधिकार मिल पाया। ऐसे अधिकार पाने के लिए महिलाओं को और भी लंबा संघर्ष करना पड़ा। हमारे संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण था धर्मनिरपेक्षता पर बल। संविधान की इस प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता गुण तो नहीं गाए गए थे, परंतु संविधान और समाज के चलाने के लिए भारतीय संदर्भ में उसके मुख्य अभिलक्षणों को जिक्र आदर्श के रूप में किया गया था। ऐसा मूल अधिकारों की श्रृंखला को रचने के लिए जरिए की, विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 एवं समानता के अधिकार अनुच्छेद 14, 16, 17 राज्य ने सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की गारंटी दी। उन्होंने हितैषी संस्थाएं बनाए रखने का अधिकार भी दिया। राज्य ने अपने आप को विभिन्न धार्मिक समुदाय से दूर रहने की कोशिश की और अपने स्कूलों कॉलेजों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दी। सरकारी रोजगार में धार्मिक भेदभाव को अवैध ठहराया, लेकिन दूसरी ओर धार्मिक समुदायों से जुड़े सामाजिक सुधार कार्यक्रम के लिए कुछ कानूनी गुंजाइश रखी। इसी वजह से अस्पृश्यता पर कानून रोक लग गई पाई और इसी काम से व्यक्तिगत पारिवारिक कानूनों में परिवर्तन हो पाए। भारतीय राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता में राज्य व धर्म के बीच पूर्ण विच्छेद नहीं रहा। हमने दोनों के बीच एक विवेकपूर्ण फासला बनाने की कोशिश की। इसलिए बोला जाता है कि भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है वो पश्चिम से अलग है। संविधान सभा के विवादों से हमें समझ आती है कि संविधान के निर्माण में कैसी कैसी विरोधी आवाज़ें उठी और कैसी कैसी मांगे की गई। ये चर्चाएं हमें उन आदर्शों और सिद्धांतों के बारे में बताती है जिनका जिक्र संविधान के निर्माताओं ने किया। परंतु इन विवादों को समझने में हमें याद रखना चाहिए कि आदर्शों को विशेष संदर्भों के मुताबिक बदल दिया गया। इसके अलावा ऐसा भी हुआ है कि सभा के सदस्यों ने 3 वर्षों में हुई चर्चाओं के साथ साथ अपने विचार ही बदल डाले। कुछ सदस्यों ने दूसरों के तर्कों के प्रकाश में अपनी समझ बदल ली और दिलो दिमाग से काम किया। कुछ अन्य सदस्यों ने आसपास की घटनाओं को देखते हुए अपने विचार बदल डाले। संविधान सौंपते डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राजेंद्र प्रसाद एक दूसरे को बधाई देते हुए, अब ये टाइम पीरियड है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। 1945 26 जुलाई को क्या हुआ था, ब्रिटेन में लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आती है और यही जो है लेबर पार्टी याद रखना, ये भारत के लिए ऐतिहासिक थी। जल्दी जल्दी भारत को आज़ादी देना चाहती थी। दिसंबर जनवरी भारत में आम चुनाव हुए। 46 में क्या हुआ, 16 मई को कैबिनेट मिशन अपनी संवैधानिक योजना घोषणा करती है। 16 जून को मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन के संवैधानिक योजना पर स्वीकृति देती है। 16 जून कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है और 16 अगस्त को मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। इसमें साफ इन्होंने बोला था कि हम लड़कर लेंगे पाकिस्तान। अब 16 अगस्त याद रखना ये चीज़। 2 सितंबर कांग्रेस अंतिम सरकार गठन करती है जिसमें नेहरू का उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। 13 अक्टूबर मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में शामिल होने का फैसला लेती है। 3 से 6 दिसंबर ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली कुछ भारतीय नेताओं से मिलते हैं, वार्ता कोई नतीजा नहीं निकलता है। 9 दिसंबर संविधान सभा के अधिवेशन शुरू हो जाते हैं। 1947 29 जनवरी को मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग करती है। 16 जुलाई अंतिम सरकार की आखिरी बैठक होती है। 11 अगस्त 1947 जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है और यहाँ से पाकिस्तान 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्वतंत्रता कराची में जश्न मनता है और 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में भारत में स्वतंत्रता का जश्न मनता है और दिसंबर 1949 में संविधान पर हस्ताक्षर होते हैं और वो संविधान 29 नवंबर 1949 को याद रखना, जिसको संविधान दिवस के रूप में अपन मनाते हैं। तो ये देखो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका आपका। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, अब ओनली आप विपिन चंद्रा पढ़ लो और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव पढ़ लेना।
आपका कंप्लीट है मॉडर्न हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री। और वो क्वेश्चन लगा लेना टेस्ट सीरीज, ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन पहले पर विपिन चंद्रा पढ़ लेना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये पढ़ लेना। इसके बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, सोल्व करो पीटी के। और मेंस के क्वेश्चन 2013 से लेकर 2025 तक जो आए हैं वो लिख के चेक करवा लो, तो एक बार कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। किसी कुछ बोलना है? सब लोग भाग गए। अब मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ लोगे तो दार हो जाएगा, नहीं तो भूल जाओ ये अटेम्प्ट। युवराज तुमने टेस्ट सीरीज क्यों नहीं ज्वाइन किया है? युवराज कुछ बोलोगे? युवराज है ही नहीं यहाँ पे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल इथिक्स की क्लास 7 बजे समथिंग करेंगे कल। चलो ठीक है, बाय बाय।